हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को बनाओगे कैसे। मींस हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहता है रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा और कुछ डेटा गिवन रहता है, उस बेसिस पे आपको ऑर्डर पता करना रहता है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो पॉपुलर मेथड्स है। पहला रेट कांस्टेंट मेथड एंड सेकंड टी हाफ मेथड। रेट कांस्टेंट मेथड, टी हाफ मेथड, एक तीसरा भी है रेट मेथड। 3 मेथड के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इसी तीनों मेथड से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन केमिकल काइनेटिक्स। Methods to solve of chemical kinetics। केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं आपका टी हाफ मेथड, रेट कांस्टेंट मेथड। रेट कांस्टेंट मेथड। सेकंड होगा टी हाफ मेथड। फर्स्ट मेथड होगा हमारा रेट कांस्टेंट, सेकंड मेथड होगा टी हाफ मेथड। टी हाफ मेथड। थर्ड रेट मेथड। सबसे पहले रेट कांस्टेंट मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। रेट कांस्टेंट मेथड क्या होता है? मींस इसमें रहता क्या है कि आपको रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है डेटा गिवन रहता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा असेसमेंट हमें पता करना रहता है कि रिएक्शन का रेट क्या, ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर पता चल जाएगा तो फिर आपके पास फॉर्मूला रहेगा तो आप आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट मेथड। मींस आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द रेट कांस्टेंट मेथड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट कांस्टेंट मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें रहता यह है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ गिवन रहता है। जैसे यहां पे लिखा रहेगा एट टी इक्वल टू 0, ए T इक्वल टू T1, A1, T2, A2, T3, A3, T4, A4 and so on. On the basis of this data, you have means at t equal to 0 पे आप A0 लिख दो। On the basis of this data, you have to calculate rate constant of reaction. So without knowing order of reaction, you can't calculate rate constant of a chemical reaction. Means इस डेटा के बेसिस पे आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, लेकिन जब तक आपको ऑर्डर पता नहीं है रेट कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम है हम लोग इसका पता करेंगे ऑर्डर क्या है। तो उसका रूल यह होता है कि आप एज्यूम कर लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर का होता है। जो रिएक्शन स्ट्राइक करता है वो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट शुड we take our assumptions as this given reaction is first order reaction। मान लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। let order of reaction is first ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं। we know that K is equal to 2.303 by T log A by A minus X। We have formula for rate constant of first order reaction। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस फॉर्मूला को यूज करके एक बार T1 पे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, एक बार T2 पे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। रेट कांस्टेंट एट T1 तो क्या होगा
T1 पे रेट कांस्टेंट क्या हो, T1 पे ये क्या है, A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन इज व्हाट, तो व्हेन T is equal to 0 means concentration of reactant at T is equal to 0 is treated as initial concentration of reactant. So at T is equal to 0, A is equal to A naught, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या है, आपका A naught है. अब T इक्वल टू T पे जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन होगा वो -x होता है. तो अगर आप T1 देख रहे हो एट T इज इक्वल टू T1, A इज इक्वल टू A1, तो हो गया. T1 जब टाइम T1 होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो डेटा में फिक्स रहता है, A नॉट है यहाँ पे. लेकिन जब टाइम T1 होगा तो A-6 A1 होगा, जब टाइम T2 होगा तो A-6 A2 होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई T1 log A naught by A1. Similarly, at T is equal to T2 सब कुछ ऐसा ही होगा. K2 is equal to 2.303 by T2 log A naught minus A naught by A2. अब आपने T1 T2 दो टाइम पे आपने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया. ये दोनों ही रेट कांस्टेंट एक ही केमिकल रिएक्शन का है, और किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होता है. रेट कांस्टेंट डजंट डिपेंड अपॉन टाइम, मींस रेट कांस्टेंट डजंट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं करता है. इसका मीनिंग यह हुआ कि K1 और K2 सेम होगा. इफ K1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू K2, अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है डेटा अप्रोक्सीमेशन करने से. If K1 is approximately equal to K2, then reaction is first order. Reaction is first order. जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता चल गया तो इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू होगा वो आपका रेट कांस्टेंट हो जाएगा. लेकिन अगर K1 K2 की वैल्यू डिफर कर गया, लार्ज डिफरेंस आ गया, इसका मीनिंग यह हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो डिफर कर ही नहीं सकता टाइम के साथ. लेकिन अगर डिफर कर रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि यू हैव चूजन रॉन्ग फॉर्मूला, मीन्स यू हैव मिस्टेकन, आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो रॉन्ग है, मीन्स यह फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, कोई दूसरा ऑर्डर का रिएक्शन है. तो इस तरह से डेटा के बेसिस पे आप रेट कांस्टेंट मेथड से आप रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हो. अब इस डेटा में होता क्या है कि कई बार रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में रहता है, कई बार प्रोडक्ट में भी रहता है. तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में होगा तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे. अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में डेटा होगा तो हाउ वी कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस. नाउ वी हैव ए डेटा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम. अब इस तरह का क्वेश्चन हो जहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ गिवन हो, देन हाउ वी विल कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ कुड वी आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यहां भी सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे टू डिफरेंट टाइम पे. K1 और K2 पे हम लोग रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे. अगर दोनों रेट कांस्टेंट आपका इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम हुआ, देन आवर यूज्ड फॉर्मूला इज करेक्ट, मींस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, अदरवाइज डिफरेंट. तो यहां पे देखो कैसे करेंगे हम लोग. लेकिन सबसे पहले इस डेटा को समझते हैं. तो रेट कांस्टेंट एट टाइम T1, we know that K is equal to 2.303 by T log A by A-6 at टाइम T1. T1 टाइम पे देखते हैं. अब पॉइंट ये है कि यहां पे देख रहे हो T1 पे A1, T2 पे A2, T3 पे A3 कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का दिया हुआ है. जब T टेंड्स टू इन्फिनिटी तो A नॉट. तो T टेंड्स टू इन्फिनिटी का मीनिंग क्या हुआ, तो मीनिंग यह हुआ कि T टेंड्स टू इन्फिनिटी का मीनिंग हुआ कि टोटल का टोटल रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बन गया है. किसी भी केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकली 100% कंप्लीट होने के लिए उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए, तब वो आपका कंप्लीट होगा. लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है. तो जब T टेंड्स टू 0 है, इसका मीनिंग हुआ कि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. So at T tends to 0,
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यह हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स टी टेंस टू इन्फिनिटी पे जो आपके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। तो हो गया ए नॉट, पता चल गया मुझे। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए नॉट। अब हमें T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता करना है, तो T1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन A1 है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनता है, तो जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसको रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से माइनस कर दो, जो आएगा वो उस टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा। सो एट टाइम T1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू A0 माइनस A1 लिख दो, और T2 पे भी निकाल लेते हैं। एट टाइम T2 concentration of reactant A0 minus A2 and K1 K2 are the rate constant of this reaction at T1 and T2 time. K1 and K2 are rate constants. So K1 is equal to what? 2.303 by T1 log A0 by A0 minus A1, ये K1 हुआ। इसी तरह से K2 भी निकाल लेंगे, K2 is equal to 2.303 by T2 log A0 by A0 minus A2। फिर उसे ही करेंगे, if K1 is approximately equal to K2, then order of reaction is 1। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ सेकेंड मेथड इज टी हाफ मेथड। हम लोग टी हाफ मेथड से किस तरह से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो तुम सबको पता है पूरे केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी ऑर्डर का रिएक्शन में पढ़ाया हूं, मैं आपको बताया हूं कि थर्ड ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर का रिएक्शन नहीं होता है, मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक ही रिएक्शन होता है। हालांकि हम लोग nth ऑर्डर का भी पढ़ लिए हैं। तो जितने भी हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन का ऑर्डर, सब में आपने देखा है कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1 माइनस n के, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसमें सिंगल फर्स्ट ऑर्डर ऐसा रिएक्शन है जिसका टी हाफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू। इस डेटा के हेल्प से कई सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टी हाफ आपको कांस्टेंट पता चल गया, किसी केमिकल रिएक्शन डेटा को देख करके अगर आपने एनालाइज कर लिया कि टी हाफ कांस्टेंट है, इसका मीनिंग हुआ कि वह रिएक्शन डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर होगा। और इस तरह से जैसे आपको पता चला कि ऑर्डर कौन सा है, आप फॉर्मूला आपको पता चल गया क्या यूज करना है, और फिर आप रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। तो अल्टीमेटली आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं। टी हाफ इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। So, if T half of a reaction is constant, T half of a reaction is constant, then order of reaction will be 1. Then order of reaction will be 1.
तो जो डेटा दिया रहेगा उस डेटा को देखकर हम लोग पता करेंगे कि टी हाफ कांस्टेंट है कि नहीं। तो देखते हैं डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे और इसी बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर पता चल गया तो फिर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। चलो देखो, रिएक्टेंट टाइम 0 to 100 सेकेंड 100 200 सेकेंड 50 इसका मीनिंग हुआ टाइम सेकंड में है, इसका मीनिंग हुआ कंसंट्रेशन मोलारिटी में है। 50 300 सेकेंड्स 25 डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा से हम लोग क्या एनालाइज करेंगे। तो जब T0 है उस समय कंसंट्रेशन 200 है, आफ्टर 100 सेकेंड्स कंसंट्रेशन आधा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन half life time is that time period in which 50% reactant is converted into product, means it is time required for 50% completion of reaction। तो आप देख रहे हो 200 का 100 हो गया, मीन्स आधा कन्वर्ट होने में रिएक्टेंट को कितना टाइम लगा 100 सेकेंड, मीन्स टी हाफ हो गया आपका 100 सेकेंड इस रीजन में यहां से यहां तक। फिर अगला देखो रीच टाइम इंटरवल, फिर अगले 100 सेकेंड में फिर हाफ हो गया, अब 100 का 50 हो गया, तो 50 तुम्हारा 100 का हाफ होता है। तो ये टी हाफ भी तुम्हारा क्या है कांस्टेंट में, यहां भी टी हाफ वही है। इसका मीनिंग हुआ कि इस रिएक्शन में टी हाफ कांस्टेंट है। टी हाफ कांस्टेंट होने का मीनिंग हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। इस तरह से आपको पता चल गया। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां मैं बताने जा रहा हूं। टी हाफ का मीनिंग होता है, टी हाफ मीन्स टी 50%। 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे वो टी हाफ हुआ। अब फिर अगला 50%, तो देख लो यहां पे 50% कंप्लीट होने में 100 सेकंड लग रहा है, और फिर अगला 50 का मीनिंग क्या हुआ, अगला 50 का मीनिंग क्या हुआ कि आपका इनिशियल का 25% मीन्स टी हाफ का मतलब 50%। फिर अगला जो टी हाफ होगा उस टी हाफ में जो आधा बचा हुआ है उसका आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 टी हाफ का मतलब क्या होगा टी 75%। आप देख लो यहां से यहां तक 200 सेकेंड्स में, 100 सेकेंड में कितना हुआ 200 का 100 हो गया, और 200 सेकेंड्स में कितना हो गया 200 का 50 हो गया। मतलब एक टी हाफ में 50% गया, फिर अगला टी हाफ में 50 का 50 गया, तो 50 का 50 कितना हुआ 50 का 50 टोटल का 25 हुआ। तो यहां से यहां तक आपका कितना हो जाएगा जी 75% हो गया। मींस 2 टी हाफ का मतलब हुआ 75%। और ये बात समझना बेहद जरूरी है। मीन्स कहीं पे 50% वाली जो बात होती है बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे मान लो आप सब देखते हो कि लगा रहता है, बहुत सारा सेल लगता है, जो जितना कॉटन कपड़ा का जब सेल लगता है तो सेल में लिखा रहता है कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट। इसका मतलब ये नहीं कि 100% डिस्काउंट है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ 75%। क्यों जी, क्योंकि ये 50 है पूरा का और ये 50 है 50 का 50, इसका 50 ये है, तो 50 का 50 कितना हुआ 25 हो गया, टोटल 75% हो गया। अब कहीं कहीं पे जो स्मार्ट दुकानदार है वो लिखा रहता है 50% प्लस 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको दुकानदार कपड़ा भी देगा साथ में कुछ पैसा भी देगा, ये तो 150% हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ 100 का 50, ये हुआ 50 का 50 और ये हुआ इसका 50। तो जोड़ लो, ये 50 का 50 तुम्हारे, ये हुआ 50 और ये हुआ 50 का 50 मीन्स 25 में 75 हो गया, और ये आपका हुआ 25 का 50। तो 25 का 50 कितना हो गया जी 12.5%।
तो 75 में 12.5 ऐड करो तो 75 में आप 10 ऐड करोगे तो कितना 85 हो जाएगा, 85 में 2 87, तो हो जाएगा 87.5%। समझ रहे हो ना? मीन्स अगर 1000 बार 50% लिखा रहेगा तब भी कभी भी 100% नहीं होगा। मीन्स कितना हो 50% 50% डिस्काउंट लिखा रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उस सब 50% का सम 100 हो जाए, संभव ही नहीं है। टेक्निकल वर्ड मैथमेटिक्स है, तो ये कभी भी 100% नहीं हो सकता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि आप देख लो 50% कंप्लीशन में जो समय लगा उसी को टी हाफ बोलते हैं। तो 2 टी हाफ कितना हो जाएगा 75%, 3 टी हाफ कितना हो जाएगा आपका 87.5%। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो कई बार क्वेश्चंस में आता है, बोलता है कि 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। मीन्स आपसे पूछ रहा है 2 टी हाफ, एक टी हाफ में मीन्स एक टी हाफ में 50% आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके अगले टी हाफ में वो 50 का 50 कन्वर्ट होगा। मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 25, ये 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 75। मीन्स फर्स्ट टी हाफ में 50% कन्वर्सन होता है टोटल का, सेकेंड टी हाफ में 25% कन्वर्सन होगा टोटल का, अगले टी हाफ में 12.5 कन्वर्सन होगा टोटल का। तो इस तरह से आपसे कह सकता है कि आप निकालो T 87.5%, मतलब अब क्या करना है 3 टी हाफ। तो ये तरीका हुआ टी हाफ मेथड से। मैं ओवरऑल आपको यह बताया कि सबसे पहले डेटा देखो और डेटा देखकर एनालाइज करो कि टी हाफ कांस्टेंट है कि नहीं। उसका 2 इंटरवल में देख लो, 2 इंटरवल में टी हाफ का वैल्यू सेम आ रहा है, मीन्स टी हाफ कांस्टेंट हो गया। टी हाफ कांस्टेंट हो गया मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया तो उसका रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, इस तरह से निकाल लोगे। फिर टी हाफ का मीनिंग होता है T 50%। अगर आपसे बोलता है कि T 75%, T 75% का मतलब हुआ 2 टी हाफ, T 87.5% का मीनिंग हुआ 3 टी हाफ। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जा सकते हो। जैसे यहां पे मान लो 50% प्लस 50% प्लस 50% प्लस 50%, तो अब ये क्या हो गया जी, ये 50% जो है वो 12.5 का आधा है, और इस तरह से उसमें और ऐड करते जाओ तो आगे बढ़ते जाओगे आप। तो 12.5 का 50 कितना हो जाएगा, 12 का 6 हो गया, और 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा 2.5, तो यह 6.25 इसमें ऐड करना होगा। तो इसमें 87 में 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 90, और ये हो गया 93 पॉइंट, और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 75%। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर आपसे पूछता है कि 93.75% पर अगर आपके रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 टी हाफ लगेगा। नाउ थर्ड मेथड इज रेट कांस्टेंट मेथड। जितने भी हमारे पास रिएक्शन है उसमें जीरो ऑर्डर सिंगल ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट आपका रेट कांस्टेंट नहीं, रेट मेथड, रेट कांस्टेंट मेथड होता है, ये था रेट मेथड होगा, ओनली रेट मेथड। ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंगल ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट नहीं, रेट ही कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसका रिएक्शन के जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मींस टाइम आगे बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होगा, बट रेट चेंज नहीं होता है, रेट कांस्टेंट रहता है। बिकॉज यू नो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for zero order reaction rate is equal to rate constant, concentration of reactant power 0, इनसे क्या हो गया, K हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। तो अगर डेटा दिया हुआ है, उस डेटा से 2 टाइम इंटरवल में हम लोग रेट निकालेंगे। अगर बोथ टाइम इंटरवल में रेट सेम आ गया मीन्स जीरो ऑर्डर है, अदरवाइज जीरो ऑर्डर नहीं है वो। तो ये भी एक तरीका है जिस तरह से 0 A0 T1 A1 T2 A2 T3 A3 इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो करेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाला, 2 टाइम पे हम लोग निकालेंगे रेट कांस्टेंट, देखेंगे इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है
तो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर नहीं है तो फिर दूसरा ऑर्डर होगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तब आप जीरो ऑर्डर पे आप इसको देख सकते हो। लेकिन अगर डेटा सिंपल है तो आप जीरो ऑर्डर भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। उसका तरीका यह है कि दो इंटरवल में आप रेट निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल, तो कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या हो रहा है, A1 माइनस A0 बाई T1 एक हो गया। इस इंटरवल में निकालो रेट A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1। अगर दोनों इक्वल है, if A1 minus A0 by T1 is equal to A2 minus A1 by T2 minus T1 are same, then reaction will be zero order. Then reaction will be zero order. हो गया। और जैसे जीरो ऑर्डर पता चला फिर अब आप इसका रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो रेट पता करने के मींस क्वेश्चन सॉल्व करने के मींस आपको अल्टीमेटली पता करना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर पता करने के सारे मैं तरीका बता रहा हूं, क्योंकि मेजॉरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो केमिकल काइनेटिक्स का रहता है वो ऑर्डर आइडेंटिफाई करने का ही रहता है और साथ में बोलेगा कि रेट कांस्टेंट निकालो। तो विदाउट नोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू कांट कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए ऑर्डर पता होना जरूरी है। ऑर्डर पता करने का 3 मेथड है। पहला रेट कांस्टेंट मेथड, सेकंड टी हाफ मेथड, थर्ड रेट मेथड। अब चलिए इस तीनों मेथड जो मैं पढ़ाया हूं इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी स्कोपिक टू। आप वर्ड्स देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, ये एक बड़ा क्वेश्चन है बट इसको पार्ट करके रेगुलरली नीट एग्जाम में, जेईई मेन एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ऐसे खुद ये एडवांस का क्वेश्चन है बट इसको पार्ट करके नीट और आपके जेईई मेन में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन इज सेइंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम X डिकम्पोजेज एज दिस। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। इस तरह से X डिकम्पोज हो रहा है। 2X आपका 3Y एंड 2Z में कन्वर्ट हो रहा है। Px इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ X। Px से X का पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डेटा दिया हुआ है हमारे पास। 20 is equal to 0, पार्शियल प्रेशर इज 800। 20 is equal to 100, पार्शियल प्रेशर इज 400। 20 is equal to 200, पार्शियल प्रेशर इज 200। फिर डेटा दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा आपको बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट X। एक ही रिएक्टेंट है X के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको क्या सिखाया हूं, सबसे पहले कि आप ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले डेटा को देखो, और डेटा अगर सिंपल है तो टी हाफ देखो। टी हाफ मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला उसी को यूज करो। तो देखो जी, 100 मिनट में आपका 800 प्रेशर क्या बन गया, 400। और एक और बात मैं पहले ही बताया हूं, गैसियस रिएक्टेंट के केस में जिस तरह से मोल यूज करते हो उसी तरह से उसका पार्शियल प्रेशर भी यूज होगा, बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। सो जो रेशियो मोल का होगा वही रेशियो प्रेशर का भी होगा, आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। तो हियर इनिशियल प्रेशर ऑफ X इज 800। आफ्टर 100 मिनट्स प्रेशर बिकम्स 400, मीन्स 50% रिएक्टेंट क्या बन गया, प्रोडक्ट। 50% ही रह गया प्रेशर आपके X का। यह टाइम क्या हुआ, टी हाफ। तो टी हाफ कितना हो गया जी, 100 मिनट। 100 मिनट। फिर अगला देखो, 400 से 200, मीन्स अगला 100 मिनट में 400 से हाफ हो गया। तो फिर इस रेंज में भी टी हाफ वही है, 100 मिनट ही है। इसका मीनिंग हुआ टी हाफ कांस्टेंट है। टी हाफ कांस्टेंट होने का मीनिंग ऑर्डर क्या हो गया जी, फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ कांस्टेंट हो गया,
सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी 1। डायरेक्टली लिख सकते हो, ऑर्डर 1 हो गया। राइट करोगे ही टी हाफ इज कांस्टेंट, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। टी हाफ पता हो गया, अब रेट कांस्टेंट आप से निकाल सकते हो। वी नो, हम लोग को पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट 0.693 बाई के, सो के विल बी 0.693 बाई टी हाफ, 0.693 बाई 100, इस तरह से के हो जाएगा 0.693 मिनट इनवर्स, निकल गया के। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम ऑफ फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि टी हाफ का मीनिंग हुआ टी 50% और टी 75% का मीनिंग क्या हुआ 75% कंप्लीशन का मीनिंग क्या हुआ 2 टी हाफ। तो टी 75% मीन्स 2 टी हाफ मीन्स 100 इंटू 2 मीन्स 200 मिनट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द टोटल प्रेशर व्हेन प्रेशर ऑफ एक्स इज 700। बोल रहा है कि आप टोटल प्रेशर बताओ जिस समय एक्स का प्रेशर 700 हो। तो इसके लिए तो बकायदा इक्वेशन आपको लिखना होगा। टोटल प्रेशर निकालना है हमें कब, जब एक्स का प्रेशर 700 हो उस समय निकालना है। मीन्स जब पी एक्स 700 हो उस समय टोटल प्रेशर निकालना है हमें। When px 700 उस समय हमें टोटल प्रेशर निकालना है। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x गैस एरो साइन 3y गैस 2z गैस। t इक्वल टू 0 पे वेजल में ओनली रिएक्टेंट रहता है, नो प्रोडक्ट, इसलिए एट t इक्वल टू 0 टोटल प्रेशर ऑफ वेजल मीन्स प्रेशर ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेजल। ये हो जाएगा 800 इनका 00 एट टाइम टी। इस टाइम टी पे मानो कि एक्स का 2 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो एक्स बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि 2 मोल एक्स अगर डिकम्पोज होगा तो 3 मोल वाई प्रोड्यूस होगा एंड 2 मोल जेड प्रोड्यूस होगा। तो जिस तरह से मोल का है उस तरह से प्रेशर का भी है। मैं बोल सकता हूं कि 2p प्रेशर बाहर निकला x का तो बन जाएगा 3py का प्रेशर और 2pz का प्रेशर। तो इसको आप उसको x के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो 800 माइनस ये नहीं कि आप इस x को x समझना, इसको मैं p ही कर दे रहा हूं। 2p प्रेशर x का डिकम्पोज हो, x का डिकम्पोज होने से x का 2p प्रेशर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बचा कितना 800 माइनस 2p। बैलेंस केमिकल रिएक्शन रिगार्डिंग 2 मोल्स ऑफ x will produce 3 moles of y and 2 moles of z. So 3p will produce and 2p pressure of z will produce. अब according to question if px यही है प्रेशर ऑफ x, if px is equal to 700 then find total pressure। इसको इक्वल करेंगे 800 माइनस 2p इज इक्वल टू 700। तो 2p इज इक्वल टू व्हाट 100, तो p इज इक्वल टू व्हाट 50। अब टोटल प्रेशर बोल रहा है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ x 800 माइनस 2p प्लस प्रेशर ऑफ y 3p प्लस प्रेशर ऑफ z 2p कैंसिल हो गया, 800 प्लस 3p हो गया, मीन्स ये आपका हो जाएगा 800 प्लस 50 इंटू 3 मीन्स 950 mm ऑफ Hg हो गया प्रेशर।
In this way we can calculate answer. Now next question, reactant to product. Here also concentration of reactant with time is given. Time is in minute and concentration in molarity. When t is equal to 0, concentration is 1. T is equal to 0.05, concentration is 0.75. T is equal to 0.12, concentration is 0.40. T is equal to 0.18, concentration is 0.1. This is the data. On the basis of this data, we have to calculate order of reaction. तो यहाँ पे टी हाफ हमें पता नहीं चल रहा, देख लो 1 से 0.75 हुआ. यू कांट गेस टी हाफ. टी हाफ आप तब समझ सकते हो जब 50% कन्वर्सन हो. तो यहाँ पे 75% कन्वर्सन हो जाए, मीन्स यहाँ पे जो कन्वर्सन हो रहा है वो 0.25% हो रहा है, 0.25 हो रहा है. तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो टी हाफ क्या होगा. फिर आगे भी उस तरह का डेटा है जिससे पता नहीं चलता है. तो हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड अख्तियार करेंगे. एक है जो मैं बताया हूँ रेट मेथड. तो मैं इंटरवल में, इस इंटरवल में डेटा जब छोटे छोटे रहते हैं, इस इंटरवल में मैं रेट निकालता हूँ, इस इंटरवल में रेट निकालता हूँ. रेट इन फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट. देखो क्या होगा. रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स माइनस 0. रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो माइनस देंगे यहाँ पे 0.75 माइनस 1 बाई 0.05 एंड दिस इज 0.25 बाई 0.05. तो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5. अब इस इंटरवल में रेट इन सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल में, तो रेट इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 0.40 माइनस 0.75 बाई 0.12 माइनस 0.05. ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.35 और नीचे 0.07. 7/5 हो गया. तो आप देख रहे हो रेट जिस इंटरवल में, इस इंटरवल में जितना रेट है उतना ही इस इंटरवल में भी है. मीन्स रेट टाइम से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया. और टाइम से इंडिपेंडेंट रेट वाला दुनिया में एक ही रिएक्शन है और उसका नेम क्या है, जीरो ऑर्डर. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the reaction P plus Q, arrow sign R plus S. Here P and Q are reactants and R and S are products. The time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P. Means क्वेश्चन बोल रहा है कि P को 75% कन्वर्ट होने में जितना टाइम लग रहा है वो 50% के दुगुना लग रहा है. तो बताओ, ये एक इंफॉर्मेशन ये है. सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विथ रिएक्शन टाइम एज शोन इन द फिगर. द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस जो क्यू रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है. तो उस बेसिस पे आपको पता करना है क्यू का रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, और जो ये डेटा दिया हुआ इसके बेसिस पे पता करना होगा कि P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा. और जब P के रिस्पेक्ट में और Q के रिस्पेक्ट में सेपरेटली आप ऑर्डर निकाल लोगे तो फिर आप क्या निकाल सकते हो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दिस इज द क्वेश्चन. मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो पहले इसको देखते हैं. अभी मैं आपको बताया हूं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में मैं आपको बताया हूं कि T 75% का मीनिंग क्या हुआ, 2T हाफ मीन्स 250%. तो क्लियर हो गया. क्वेश्चन बोल रहा है कि T 75% 50% का दुगुना है, तब पक्का वो क्या होगा जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा. वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ही ऐसा होता है, क्योंकि मैं बताया हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में T हाफ पूरे रिएक्शन के ड्यूरिंग कांस्टेंट रहता है. मीन्स पहला 50% जितना टाइम में डिक्रीज होता है, फिर अगला 50% भी उतना ही टाइम में डिक्रीज होता है,
फिर अगला 50% भी उतना ही टाइम में कन्वर्ट होता है। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि उसका टी हाफ कांस्टेंट होता है। ये चीजें दूसरे ऑर्डर में नहीं रहता है। तो टी 75% टू टी हाफ टू 50%, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्लियर हो गया कि पी के रेसिप्रोकल ऑर्डर क्या है जी, फर्स्ट है। अब क्यू में देखते हैं। तो क्यू में आप देख रहे हो, यह मैं आपको पढ़ाया हूं कि ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा है जिसके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, अदरवाइज किसी में ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट में आप देखे ही हो कि एल एन के ग्राफ रहता है, सेकेंड में भी वही की कंडीशन है, उसमें भी नहीं हो सकता है। रिएक्शन टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन केवल जीरो ऑर्डर में ही रहता है। इस वजह से क्यू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हुआ 0, पी के रिस्पेक्ट में 1, ओवरऑल ऑर्डर हुआ आपका 1। दिस इज रिसेंट पास्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस। देखो कितना सिंपल है, और इतना ही सिंपल एग्जाम से क्वेश्चन रेगुलरली आता भी है। बोला कि फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन m to n द रेट ऑफ disappearance of m increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of m. The order of reaction with respect to m is, केवल लैंग्वेज चेंज किया और कुछ भी नहीं किया है। बोल रहा है कि जिस समय आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबलिंग कर दुगुना कर रहे हो तो रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि रेट यहां पे देखो माइनस dm by dt, यह हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m। यही तो रेट के इक्वल है, यही तो रेट के इक्वल है। रेट इक्वल रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन है m का पावर n लिख देंगे। n आपको कैलकुलेट करना है तो दैटली हो जाएगा रेट r इज इक्वल टू k m का पावर n। जब m को 2m कर रहे हो, r तुम्हारा 8r हो जा रहा है, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8r हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 2m का पावर n, मींस 8r इज इक्वल टू k 2 का पावर n m का पावर n। अब डिवाइड कर दो, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, करने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग पता है कि 3 होगा। इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। इस तरह का बहुत क्वेश्चन किया हम लोग। तो कट के r कट जाएगा 8 हो जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा 2 का पावर n हो जाएगा, इधर 2 का पावर 3, इधर 2 का पावर n। n इक्वल टू कितना हो गया 3। मेजोरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आता है वो रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीन्स बोलेगा 30%, 20%, 75%, 85%, 40%, इस तरह से बोलेगा कितना परसेंट कंप्लीशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए मैं जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हूं, y% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। ty% से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाइम रिक्वायर्ड फॉर y% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मींस ty से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ty भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ty% लिखने की जरूरत नहीं है, ty तो वही परसेंट, ty% मींस ty% भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट ty से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली मैं लिख दिया। यहां देखो आप ए इनिशियल कंसिडरेशन ए हुआ, x कितना हुआ a का y%, तो y बाई 100, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। तो फॉर्मूला आपके पास आ गया ty% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 1 बाई 1 माइनस y बाई 100। काम खत्म हो गया। अब आपको ये पता हो कितना परसेंट कंप्लीशन करना है रिएक्शन को, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे बोलता है कि t आप 75% निकालो, तो बता दिया हूं t 2t हाफ हो जाएगा। बट अगर ऐसे निकालना चाहो तो t 75% का मीनिंग क्या हुआ, t 75 बाई 100। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, t 75 बाई 100 तो कितना 25 75, 25 से 100 मीन्स t 3/4। मीन्स आपसे ये भी बोला जा सकता है, मीन्स t 75% मीन्स t 3/4। एग्जाम से बोलेगा कि t3 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का t 3/4 निकालो, तो t 3/4 का मीनिंग हुआ t 75% निकालो। t 3/4 निकालने का फॉर्मूला यहाँ पुट करो डायरेक्टली, t 3/4 इज इक्वल टू डायरेक्ट यूज करो 2.303 बाई के लॉग 1 बाई 1 माइनस। अब यहाँ पे y बाई 100 आप कर चुके हो, तो y बाई 100 करने से यहाँ क्या आ गया है 3/4, तो डायरेक्टली यहाँ पे 3/4 लिख दो, हो गया। अब ये आपका इधर जाएगा 4 में 3 गया, क्या बचा 1,
फिर इसको सॉल्व कर दो। तो 2.33 बाई के लॉग 4 ऊपर चला गया, 4 बाई 4 में 3 गया 1, तो 4 हो जाएगा, लॉग 4। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब आपसे बोलेगा कि t 80% निकालो। इसका मीनिंग क्या हुआ? t 80% का मीनिंग हुआ t 80/100 क्या हो गया आपका t 4/5। तो t 4/5 हो या 80%, बोथ आर सेम। t 4/5 निकालना हो, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो। 2.303 बाई के लॉग 1/1 माइनस 4/5, और इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरीका से किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। कितना हो आप, जैसे मान लो बोलेगा t 99.9% निकालो, डायरेक्टली कर दो। 2.303 बाई के लॉग 1/1 माइनस 99.9/100, तो क्या हो जाएगा जी? ये आपका हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 1/1 माइनस 0.999। इसको सॉल्व कर दो और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बहुत एक आपके लिए स्मार्ट फॉर्मूला आ गया। इससे आप किसी ना भी परसेंट आपसे पूछेगा कंप्लीशन, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हो।